Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, I have started revisionary series. प्लस टू इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूँ और एक वीडियो आप देख चुके हो जो कि हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की थी। आप एक चीज़ पहले ही आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। सो वेदर इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम लेवल और आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल, वन और द सेम थिंग। सो हमने पहले लेक्चर में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट किया था। आज हम जो है उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। मैं देखो वर्चुअली आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि दिस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट केन्जियन इकोनॉमिक्स। केन्स की दी हुई है और केन्स जो है वो डिप्रेशन इकोनॉमिक्स के लिए जाना जाता है। 1929 के डिप्रेशन पे बेस पे उसने ये बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में ये बुक आई और इस बुक में इसने अपने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट को डिस्ट्रॉय किया। और जो कंसेप्ट पहले जो हम जिसको डिस्ट्रॉय किया गया वो था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देखो जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे दे यूज्ड टू बिलीव दैट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, this was the fundamental belief that classical economists were carrying कि there can be no unemployment। तो पहला वर्ड जो आप इसमें स्टडी करोगे वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो मैं आपको स्टडी कैसे कराऊंगा कि पहले तो क्लासिकल्स का बता दिया आपको मैंने कि दे यूज टू बिलीव दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, उस पर आता हूं। जब ये इकोनॉमिक्स चल रही थी क्लासिकल्स की तो 1929-30 डिप्रेशन के साल इन्होंने जो जो क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया गया कि इस सिचुएशन में 1929 में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी। इनफैक्ट देयर वाज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट और क्लासिकल्स जितने भी मेथड्स बता रहे थे इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सब अप्लाई किए गए, लेकिन दे ऑल फेल्ड। एंड ये ऑब्जर्व हुआ कि दिस फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज रॉन्ग एंड रियलिटी में देर इज अनएम्प्लॉयमेंट। देन देर वॉज इकोनॉमिस्ट कॉल्ड केन्स, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। उसने कहा दिस इक्वेशन, दिस कोटेशन इज रॉन्ग, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। रियलिटी में what he said that there is unemployment in the economy even at the equilibrium level। देखो जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज एक्सेस डिमांड, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए मैं शुरुआत इससे की कि केन्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक तरह से हम कह दें कि फाउंडेशन उसने ही रखी केन्स ने। उससे पहले ये बिलीफ चल रहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर। तो अब मैं लेक्चर को कैसे बिल्ड करूंगा, देखो लेक्चर को बिल्ड करने के लिए पहले तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट डिफाइन करूंगा और फिर बताऊंगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट्स हो सकती है। उसके बाद दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। जो केन्स का कंसेप्ट है वो डेफिशिएंट डिमांड का है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होता और इक्विलिब्रियम लेवल पे देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आपको दो कंसेप्ट करने हैं, वन इज एक्सेस डिमांड, अदर वन इज डेफिशिएंट डिमांड। तो धीरे धीरे इस लेक्चर को हम उठाएंगे। तो सबसे पहले तो वर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज दिस फुल एम्प्लॉयमेंट? देखो उस दिन भी आपको शायद मैंने बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है, एनीबॉडी हु इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इज एश्योर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि मान लो एग्जिस्टिंग वेज रेट है ₹8 कि ₹8 इज द एग्जिस्टिंग वेज रेट। कहता है इस वेज रेट पे एनीबॉडी हु इज विलिंग टू वर्क, willing and able to work, he is given employment। कि ₹8 पे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए। इस सिचुएशन में भी ये तो है फुल एम्प्लॉयमेंट, एनीबॉडी हु इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इज गिवन एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार। सो एनीबडी हु इज विलिंग टू वर्क एट दिस वेज रेट इज गिवन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इस फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी कुछ तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा सकती है। सबसे पहले तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अभी देखते हैं इसको। देखो ये तो यही लिखा है, रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। कि एनीबडी हु इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट ही विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट देखो, अब मैंने कहा कि इसमें कुछ तरह की अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स इन सिचुएशन ऑफ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स इन सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड गलत लिखा हुआ है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में कैसी कैसी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। सबसे पहले है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? It refers to temporary unemployment which exists during the period wherein workers leave one job to join some other. फ्रिक्शनल है कि कुछ टाइम के लिए। ये जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट मैं बोलूंगा, देखो एक चीज आप फिर याद रखना कि जो केन्स की इकोनॉमिक्स है ये सारी शॉर्ट पीरियड की इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ही यूज्ड टू बिलीव दैट इन लॉन्ग पीरियड वी आर ऑल डेड। सो इसने जो भी इकोनॉमिक्स दी है वो शॉर्ट पीरियड की दी है। अब शॉर्ट पीरियड की इकोनॉमिक्स में ये अनएम्प्लॉयमेंट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं फुल एम्प्लॉयमेंट में, जो कुछ टाइम के लिए। जैसे ये है कि आप एक जॉब से शिफ्ट करते हो दूसरी जॉब में, तो उसमें 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं, तो 15-20 दिन के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो। लेकिन ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। लॉन्ग टर्म में वो कहता है मिल जाएगी, यू विल गेट जॉब, यू विल बी एम्प्लॉयड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्लासिकल्स कहते हैं। Then structural unemployment, what is this? Refers to unemployment in which people remain unemployment due to mismatch between unemployed and demand for specific type of workers. कि आप you are not properly skilled to match the job, कि आपको वो काम आता नहीं, और जब तक आता नहीं है तब तक आप बेकार रहते हो। Then involuntary unemployment in which all those people who are willing to and able to work at existing wage rate do not get work. Involuntary unemployment कि जो existing wage rate पे लोग काम करना चाहते हैं and they are not given in unemployment. इस तरह की unemployment full employment में नहीं होती है। Then next is, just wait, जो मैं जिस पे आना चाहता हूँ which is missing in this slide is voluntary unemployment. Voluntary unemployment क्या है? क्या I am नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, अपनी मर्जी से बेकार पड़ा हूं कि 8 रुपए पे मेरे को काम मिलता है, बट आई एम नॉट विलिंग टू वर्क, सो आई एम अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, जो क्योंकि सीजनल नेचर ऑफ वर्क है इसलिए आप यू आर रिमेनिंग अनएम्प्लॉयमेंट। देन अनएम्प्लॉयमेंट मे बी ड्यू टू साइक्लिकल प्रेशर्स, बूम और डिप्रेशन, इसके कारण भी आप कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन आ गई इकोनॉमी, तो कुछ टाइम के लिए। ये सारी भी जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं फुल एम्प्लॉयमेंट में, ये शॉर्ट पीरियड में, ये शॉर्ट पीरियड में इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट में भी मिल सकती है। तो ये बिलीफ चल रहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल फीचर, थोड़ी बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट्स हो सकती है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए, बाकी वो दूर हो जाएंगे। उन्होंने बकायदा, आप जब अगली क्लासेस में जाओगे पढ़ोगे कि अगर शॉर्ट पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, हाउ टू रिमूव दैट, इसके लिए उन्होंने बकायदा कई तरह के टूल्स दिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था वेज इंटरेस्ट प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, कि वेजेस कम कर दो, वर्कर को 8 रुपए देते हो तो 7 रुपए दो, तो जो अनएम्प्लॉयड है वो भी एम्प्लॉयड, क्योंकि यू विल बी सेव्ड रिसोर्सेज। इंटरेस्ट कम कर दो, प्राइसेस कम कर दो। दैट वाज वेरी हार्श। ये अप्लाई किए गए उस टाइम पे 1929-30 पे, लेकिन ऑल फेल्ड। तो उस टाइम एक इकोनॉमिस्ट आता है जिसका नाम है, देखो ये क्या बनाया हुआ है हमने, एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है। ये आपको पता है एएस लाइन है, ये एडी है। ये क्लासिकल मॉडल ले रहा हूं मैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, और फुल एम्प्लॉयमेंट को लिखता हूं वाई एफ, इधर इनकम, इसको इधर एडीएस, इनकम कह दो, आउटपुट कह दो, एम्प्लॉयमेंट कह दो, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया तीनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं।
सो लेट अस से दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ये अब क्लासिकल्स का था कि हमेशा इकोनॉमी इस पे रहती है। अब केन्स कहता नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं है। कहता रियलिटी में जो इकोनॉमी है वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम में आ जाती है। व्हाट इज दैट? ही कॉल्ड इट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको करते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो कि इकोनॉमी में ये देखो, दिस इज एएस लाइन, दिस इज एडी लाइन, और ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट। अब केन्स क्या कहता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम नहीं आता। रियलिटी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो ये है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस, और इक्विलिब्रियम आ गए यहां पर E1। ध्यान से देखो, आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दैट इज, इसको YF लिखता हूं, OYF। एक्चुअल इक्विलिब्रियम, एक्चुअल इक्विलिब्रियम इज ON। ये E1 पॉइंट पे, ये इसका मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी? अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू OYF माइनस ON, दैट इज NYF। NYF ये अनएम्प्लॉयमेंट है। ये केन्स का व्यू था कि 1930s में हो ये रहा था कि एग्रीगेट डिमांड उस लेवल पर एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल हो रही थी जो कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट था, विच वॉज जहां पर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती। इसको उसने नाम दिया, नाम क्या दिया? दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कहता है ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज कंसेप्ट गिवन बाय केन्स वेयर ही सेज कि इन इकोनॉमी at the level of full employment, they in actual the aggregate demand is equal to aggregate supply at less than full employment level, and this is termed as under employment equilibrium. In fact, यहां से आपके दो कंसेप्ट जो आप पढ़ने जा रहे हो, वन इज डेफिशिएंट डिमांड, अदर वन इज एक्सेस डिमांड। मेरा आज का लेक्चर सिर्फ एक्सेस डिमांड पे है, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। इसमें ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आप समझ गए, ये केन्स कह रहा था। इस पे हम वापस आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे उसने कहा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है फुल एम्प्लॉयमेंट में और आप इसको कैसे दूर कर सकते हो। तो अभी तक हम रहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ गए। अब इसके बाद मैं दो कंसेप्ट्स पे आता हूं, दैट इज एक्सेस डिमांड। आज का चैप्टर है मेरा, आज का क्वेश्चन है एक्सेस डिमांड। देखो, अभी आप एक चीज पढ़ रहे थे कि इक्विलिब्रियम जो है वो ऐसे लेवल पे है जहां डिमांड कम है। रियलिटी में ये देखो, रियलिटी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड की कमी है। एक्सेस डिमांड, इसको कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, कि डिमांड जो है कम है, और केन्स ने कहा इस डिमांड को दूर करने के लिए यू हैव टू रेज द डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। अब यहां से जुड़े हुए दो कंसेप्ट हैं जो मैं बोल रहा हूं, एक है एक्सेस डिमांड और दूसरा है डेफिशिएंट डिमांड। नो, व्हाट इज एक्सेस डिमांड? कहता है दिस इज सिचुएशन वेयर aggregate demand is more than aggregate supply at level of full employment, कि ये इकोनॉमी में हो सकती है एक्सेस डिमांड कि लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो गई। और दूसरा सिचुएशन एट विच एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई at the level of full employment, इसको नाम दिया हमने डेफिशिएंट डिमांड। ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है डेफिशिएंट डिमांड। तो पहले तो ये समझो, आपने पढ़ा कि व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो है बेसिकली कि जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। केन्स क्या कहता है वो आगे आएंगे, वो ये कंसेप्ट है डेफिशिएंट डिमांड का।
अब इससे जुड़े हुए दो कंसेप्ट कर रहे हैं हम, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। और फ्रेंड्स +2 में ये दोनों एक्सेस एंड डेफिशिएंट अगर आप देखो तो आपको आते हैं, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ो। तो आज का लेक्चर जो पढ़ रहा हूँ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड देखो आपने कहा क्या, ध्यान से देखो, स्लाइड्स पे बाद में आएंगे, पहले यहां देख लेते हैं। ADAS, इधर इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ये मेरी AS लाइन है, ये लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हो कैसे बनी है, ये एग्रीगेट डिमांड है। ये मान लो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मान लो एग्रीगेट डिमांड इज नॉट दिस बट दिस, AD1 ये है। अब इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या हो रहा है कि दिस एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट यहां है लेकिन एग्रीगेट डिमांड का लेवल आता है यहां पर NE। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज EYF, ये EYF, बट एग्रीगेट डिमांड एट दिस लेवल एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज NYF। कि अगर ये लेवल एग्रीगेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड AD ना होकर AD1 हो, तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इतनी ज्यादा है, दैट इज NE, जरूरत से ज्यादा है डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट में डिमांड का ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा है। इसको नाम दिया गया एक्सेस डिमांड और दूसरा नाम दिया गया इसको इन्फ्लेशनरी गैप। व्हाट इज दिस इन्फ्लेशनरी गैप? कि डिमांड जो है ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स विच इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। ये है इन्फ्लेशनरी गैप। सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? पहले तो आपने फुल एम्प्लॉयमेंट देख लिया कि AD और AS को हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे मान लिया। अगर इस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये ना होकर ये है और फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पे है, इक्विलिब्रियम यहां पे है और एग्रीगेट डिमांड यहां चली गई है, जरूरत से ज्यादा हो गई है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। अब इधर देखो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब इन डिफरेंट सिचुएशन ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिफाइन किया जो मैंने अभी पीछे किया कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक्चुअल ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये नेक्स्ट लेक्चर डेफिशिएंट डिमांड। इसके बाद ये एक्सेस डिमांड पे आ जाते हैं हम। एक्सेस डिमांड क्या है? एक्सेस डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। देखो इसको, अब ये डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल सेम डायग्राम बना हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड यहां ना होकर यहां है। इसको ऐसे लिखा उसने कि दिस इज C+I और इधर C+I+ΔI की इन्वेस्टमेंट बढ़ी और ये डिमांड यहां चली गई। दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पे है और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड यहां चली गई है, तो ये जो लेवल है FE दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। तो पहली बात तो आप ये याद, डिफ्लेशनरी गैप में हम नीचे आ जाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है, ठीक है। जिसमें यहां इक्विलिब्रियम आता है तो वो क्या बनता है, यहां इक्विलिब्रियम अगर देखो तो यहां चला गया, यहां से शिफ्ट होकर यहां चला गया, इसको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन्फ्लेशनरी गैप। और यहां पर इक्विलिब्रियम जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो केन्स की सिचुएशन है, आएंगे उस पर। अभी आप इन्फ्लेशनरी गैप पे रहोगे क्या कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो गई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इसके बाद है एक्सप्लेनेशन आपको बता दी मैंने। अब ये देखो, आपको एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, तो सीधा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। लेकिन फिर आपको अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, फिर आ सकता है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। बड़ा सिंपल है, एक करोगे दूसरा टॉपिक अपने आप हो जाएगा। नाउ कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, देखो नेचुरल है, डिमांड क्यों ज्यादा होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा हो जाती है, खर्च ज्यादा हो जाते हैं, तभी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। ये सारे वही कॉज दिए हुए हैं। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप कंजम्पशन फंक्शन का चैप्टर आपने पढ़ा है, मैं भी एक लेक्चर दे दूंगा कि आपकी कंज्यूम करने की इच्छा अगर वो बढ़ती है, अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपने पढ़ा एपीसी एमपीसी, अगर एपीसी 0.6 है, इसका क्या मतलब कि आप इनकम का 60% कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। अगर ये बढ़कर 8 हो जाती है एपीसी, तो दैट मीन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इंक्रीजिंग, आप यू आर कंज्यूमिंग मोर सेविंग लेस, और जब कंज्यूम ज़्यादा करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, एक रीज़न। दूसरा, रिडक्शन इन टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, इससे आपकी जेब में पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, और व्हेन डिस्पोजेबल इनकम विद यू इंक्रीजेस दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट खुद अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे या जैसे भी है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसलिए भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो सकती है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एन नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं, तो ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, इसलिए भी इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ गए। तो ये सारे रीजंस जो है, इसमें क्या है कि एग्रीगेट डिमांड आपने दिखाना है ज़्यादा हो रही है, इसलिए इन्फ्लेशन हो रही है। अब इसके बाद है, इसको यही काजेस ही चलते हैं, फॉल इन इंपोर्ट्स कम हो गए, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो गए, पैसे ज़्यादा आ गए जेब में, इसलिए खर्च ज़्यादा हो गए। इंपोर्ट पे खर्चा कम हो गया, पैसे बच गए, एक्सपोर्ट्स को आपने बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ गई। डेफिसिट फाइनेंसिंग, आपको पता है डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ टूल टू फाइनेंस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। इनकम 100 रुपये और खर्च 175 रुपये कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि 175 में 75 एडिशनल कहाँ से आते हैं? उसका टूल है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें क्या, दे प्रिंट न्यू करेंसी, दे टेक लोन्स, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो तो उसको कैसे पूरा कर रहे हो? आप करेंसी प्रिंट करते हो, लोन्स लेते हो, कोई बॉन्ड सेल वगैरह करते हो, तो इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी में डिमांड लेवल बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ा, डिमांड बढ़ी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, टूल टू फाइनेंस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तो है रीजंस, और रीजंस में मेन जो है दैट इज कि आपका खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है, दैट्स वाई। अब इसके बाद एक बहुत ही 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। फ्रेंड्स, आंखें बंद करके, तीनों चीजें बढ़ती हैं एक्सेस डिमांड में, याद रखना, फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। आप इसको जूम करके देख सकते हो, ये पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। देन इसके बाद टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, 2 तरह के मेजर्स होते हैं, एक फिस्कल, एक मॉनेटरी। देखो बेटे, ध्यान से देखो, ये बैंकिंग में भी आता है आपके। फिस्कल होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और मॉनेटरी होता है मनी सप्लाई कंट्रोल, ये होली सोली आरबीआई करता है, ये मेनली गवर्नमेंट। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, आरबीआई मीन्स सेंट्रल बैंक। अब कहता है कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आ जाती है, इन्फ्लेशन होने लग पड़ती है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सबसे पहले हम करते हैं मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में आपने बैंकिंग में 4 टूल पढ़े थे, बैंक रेट, देन रेपो रेट, देन कैश रिजर्व रेशियो, and then SLR, statutory liquidity ratio, and one is open market operation. देखो, इसके लिए यू हैव टू गो बैक टू योर बैंकिंग चैप्टर, वहां बड़ी डिटेल में करते हैं, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं करूँगा। बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म, और रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म लोन्स बाय नॉट इंडिविजुअल्स बट बाय सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। कैश रिजर्व रेशो, देखो हर एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स में से 2 रेशोस निकालनी पड़ती हैं, एक कैश रिजर्व रेशो,
वो होती है जो इट हैज़ टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, एंड सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो उसे अपने पास कैश रखना पड़ता है। मान लो उसके पास 100 करोड़ डिपॉजिट है और दोनों रेशोज 10% हैं, इसका मतलब 10% तो इसको आरबीआई को देना पड़ेगा या सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को, और एसएलआर होता है जो अपने पास कैश रखना पड़ेगा, दैट इज अगेन 10। बाकी 80 करोड़ जो है वो लोन्स दे सकते हैं। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, आइदर यू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और परचेज गवर्नमेंट। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये चैप्टर अगर आप मेरी वीडियोस जाके बैंकिंग वाली देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा। अब इसमें अगर एक्सेस डिमांड है तो ये रेशो बढ़ा दी जाती है, ये बढ़ा दी जाती है, कैश रिजर्व, ये चारों रेशोज बढ़ा दी जाती हैं। एंड गवर्नमेंट स्टार्ट सेलिंग सिक्योरिटीज, जब सेल करेगी तो आप खरीदोगे तो पैसा आपसे के हाथ से गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये 5 रेशोज बढ़ा दी जाती हैं टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, क्योंकि आपने क्रेडिट को महंगा करना है। बैंक रेट बढ़ाओगे, अगर कमर्शियल बैंक को आप पैसे दे रहे हो अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो आगे जो लोन देगा वो भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। सो ये सारी रेशोज बढ़ा दी जाती हैं। आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप जाकर देखो बैंकिंग वाली वीडियोस। देन फिस्कल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिस्कल मेजर्स में सबसे पहले आता है टैक्स, दूसरे पे आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर आता है पब्लिक डेट, और लास्ट में डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड हो गई है तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो टैक्स को बढ़ाएगी। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इसलिए इन्फ्लेशन आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करेगी। पब्लिक डेट होता है लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अगर पब्लिक डेट है दैट इज लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, अगेन दैट कॉजेज इन्फ्लेशन, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक डेट लेके गवर्नमेंट जो है ज़्यादा खर्च कर रही है तो पब्लिक डेट को कम करेगी। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये चारों एक टैक्स को बढ़ाएगी और बाकी तीनों फीचर्स कम। एक्सेस डिमांड, अब जब डेफिशिएंट में जाऊंगा तो यही सब कुछ आएगा, जस्ट उनको उल्टा कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, क्या पहले तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आना चाहिए, फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब आना चाहिए। अगले टॉपिक में ये और डिटेल में होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फिर आपको इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड क्या है वो आना चाहिए। इसके बाद आप इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ लिया, इसके बाद वो इफेक्ट ऑन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, उसके कॉजेज, देन कैसे कंट्रोल किया जाता है फिस्कल एंड मॉनेटरी। कुल 8-10 क्वेश्चन बनते हैं ये, आप इसको सेग्रीगेट कर लो 8-10 क्वेश्चन, और ये या इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी एक क्वेश्चन आपको फाइनल में आना ही है। 3 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, 6 नंबर का मेरे को नहीं लगता आएगा, लेकिन 3 या 4 में आ सकता है। सो फ्रेंड, दिस इज माई सेकेंड लेक्चर। थर्ड होगा डेफिशिएंट डिमांड पे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और इसी तरह कंटिन्यू करते रहोगे। थैंक यू, सी यू अगेन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।